हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। अब सबसे पहले, भले ही ये चैप्टर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ रहे हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गुरुमा वही है, उनका पढ़ाना वही है, उनका एनर्जी जोश वही है, उनके इंटेंशंस वही हैं, उनका प्यार वही है, सब कुछ वही है। तो आपके इंटेंशंस, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी, आपका एंथुजियाज्म, आपकी पॉजिटिविटी भी वही होनी चाहिए जो लाइव क्लासेस में होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है। कुछ कारणों से मुझे रिकॉर्डेड देनी पड़ रही है, हम बहुत जल्दी लाइव भी मिलेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, और नीट में भी यहां से 3 to 4 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेड होते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस तक भी आ सकते हैं। इट्स अ ह्यूज चैप्टर। नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी बहुत मजे आएंगे। हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हम अपनी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। आपको सच बताऊं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कुछ टाइम तक हाथ धोकर खाना खाना, बड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि ऐसी ऐसी जगह डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, उन सब से होने वाली डिजीजेस, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म्स, वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम खतरनाक बीमारियां जैसे एड्स, और जिसको नाम सुनते ही छक्के छूट जाते हैं, यानी कैंसर की भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इतनी सारे पैथोजेंस हैं हवा में, पानी में, खाने में, हर जगह, फिर भी हम बीमार बहुत कम पड़ते हैं। वी डोंट गेट डिजीज ऑफन। व्हाई? क्योंकि हमारे पास है नहीं 2 किलो का हाथ, नहीं 2.5 किलो का हाथ, नहीं सनी देओल का इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम उसकी भी बात करेंगे, कैसे हम फाइट करते हैं डिजीजेस से। बहुत मजे आएंगे। हम सोल्जर्स की बात करेंगे, कोई बंदूक से मारेगा, कोई तलवार से काटेगा, बहुत मजे आएंगे। और फिर हम ड्रग अब्यूज की बात करेंगे, अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे, कैसे उनसे बचा जाता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, वो सारी बातें करेंगे। बहुत प्यारा, बहुत मजेदार चैप्टर होगा, आपको बहुत आप इंजॉय करेंगे इसे, और आई एम श्योर ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हो जाएगा। बीइंग अ डॉक्टर मुझे बहुत मजे आते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने में, क्योंकि मैं आपको डिजीजेस क्लास में ही याद करवा दूंगी, सिम्टम्स क्लास में ही याद करवा दूंगी, क्योंकि हम उन सबका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए मेरे सभी नादान परिंदों, चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। बहुत खुशी खुशी हमें पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, और बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। चलिए आइए, तो आज की क्लास में ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे डिजीजेस को, और लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट किया था, तो मैं उसको रिवाइज नहीं करा रही हूं, क्योंकि वो पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग, आरसीएच प्रोग्राम, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, एमटीपी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एमनियोसेंटेसिस, ओवर पॉपुलेशन, इन सब की बात की थी। चलिए, अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट स्लाइड लगाई है, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये आप एनसीईआरटी में ही मार्क करिएगा। यहां से कभी क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो आ सकता है वहां से क्वेश्चन, और हल्का सा मुझे आपको समझाना था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता। समझिए, एक्चुअली हेल्थ को बहुत लंबे समय तक ये माना गया था कि जो हमारा बॉडी और माइंड है, बॉडी और माइंड वो हेल्दी अगर है, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उनका बैलेंस होता है। मैंने क्या कहा? इट इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड्स। एक्चुअली इसका क्या मतलब है? हमारे बॉडी के अंदर, अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए हो, नाड़ी देखते हैं वो, पल्स, और नाड़ी देखकर बता देते हैं कि आपकी वात, पित्त या कफ, 3 तरह की वृत्तियां होती हैं हमारे अंदर, 3 तरह की, एक वात, एक पित्त और एक कफ। हम सारे इंसान आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक सिस्टम, इवन हिप्पोक्रेट्स भी मानते थे, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, कि 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ जिनमें वात डिसबैलेंस है, कुछ जिनमें पित्त डिसबैलेंस है, कुछ जिनमें कफ डिसबैलेंस है। कफ का मतलब तो आप जानते हो, अगर कफ का डिसबैलेंस होगा
तो इन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, यानी जल्दी से खांसी हो गई, गला खराब रहता है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियां होंगी। पित्त का मतलब होता है बेटा बाइल। बाइल आप सबको पता है लिवर में फॉर्म होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और बाइल फैट डाइजेशन करवाता है। तो अगर पित्त की प्रॉब्लम है, पित्त वाला फ्लूइड यानी बाइल अनबैलेंस है, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिकली कुछ भी खाएंगे पेट भारी भारी रहेगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। इवन जॉन्डिस लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीलिया जिसको हम कहते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पथरी होने से भी ऐसा हो जाएगा। और वात का मतलब है गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होंगे, गैस्ट्रिक स्टमक से रिलेटेड, जैसे एसिडिटी, इन लोगों में एसिडिटी बहुत कॉमन रहेगी, थोड़ी भी देर भूखे रह लिए, थोड़ा भी स्पाइसी खा लिया, ऑयली खा लिया तो एसिडिटी होने लगी, गैस बनने लगी, वो सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर ये तीनों फ्लूइड्स बैलेंस में है तो ही हम हेल्दी होंगे। ये बात हमें बताई थी हमारे आयुर्वेदा सिस्टम ने, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ग्रीस के थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में। इसे इंडियन की जगह इंटरनेशनल आयुर्वेदा सिस्टम कर दिया अगर तो रॉन्ग हो जाएगा, ग्रीक की जगह पर इंडियन चाइनीज कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब और बहुत ज्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे डिसअप्रूव किया था फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की खोज जिन्होंने की थी, विलियम हार्वे। तो यहां पर आपको सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए कि जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी आर्टरी वेन वो सारी बातें बताना, वो विलियम हार्वे जी ने की थी और उन्होंने ही इसे डिसअप्रूव किया था। बस बेटा इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आता है। अब आइए हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे व्हाट इज हेल्थ। पूरी एनसीईआरटी एक एक वर्ड बाय वर्ड हम रीड करेंगे। सबसे पहले हेल्थ क्या होती है। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले ऐसा मानते थे कि अगर आप फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से फिट है, या आपको कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हैं। पर बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, सोशल, हर तरीके से आपको वेल बीइंग होना चाहिए। हमने बात भी की थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हूं लेकिन मेरा किसी बहुत नियर एंड डियर वन से झगड़ा हो गया, मैं मेंटल रूप से परेशान हूं, तो भी मैं हेल्दी नहीं कहलाऊंगी। मुझे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया है, मेरे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो भी मैं हेल्दी नहीं कहलाऊंगी। सो व्हाट इज हेल्थ? इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं हम, मेंटल, मानसिक रूप से स्वस्थ है, एंड सोशल वेलबींग। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पेब्स लिखा था, फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल। नाउ हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल कोई बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है या हम फिजिकल फिट हैं तो बस हम हेल्दी हैं। नहीं, फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से हमें फिट होना होगा, तभी हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। सो इट इज नॉट merely not just absence of disease or not just physical fitness. It is a state of physical, mental and social complete well-being. अब हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? सिंपल सी बात है, अगर एक सोसाइटी में लोग हेल्दी होंगे तो वो काम भी ज्यादा करेंगे। भाई हम बीमार होते हैं, फिजिकली हो चाहे मेंटली परेशान हो, तो अपन नौकरी पे भी नहीं जाते हैं, तो काम ज्यादा करेंगे, प्रोडक्टिव ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा बनाएंगे, पूरी कंट्री की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेल्दी पीपल मोर एफिशिएंट एट वर्क। भाई एक इंसान है बिल्कुल हेल्दी नहीं है
तो वो काम ही ढंग से नहीं कर पाएगा, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, सर्दी लग रही है, पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, तो वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाएगा। सो हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। और अगर मोर एफिशिएंट है यानी मोर प्रोडक्टिव है, और मोर प्रोडक्टिव है तो पैसा भी ज्यादा कमाएगा। सो दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पूरी कंपनी की ग्रोथ होगी तो पूरी कंट्री की ग्रोथ होगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बेटा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मैं इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा रही हूं। सो दिस ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। पैसा बहुत जरूरी है, ग्रोथ होगी उसी से डेवलपमेंट होगा। यानी अगर हेल्दी पीपल हैं तो मोर एफिशिएंट है वर्क पे, मोर प्रोडक्टिव है, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हेल्थ होगी तो उस इंसान की एज भी बढ़ जाएगी, लॉन्गिटिविटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे आजकल योगा करने लगे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने लगे हैं लोग, ईटिंग हैबिट्स बहुत हेल्दी हो गई हैं, तो लोगों की एज भी बढ़ जाती है, एवरेज एज। और जो मेटरनल मोर्टालिटी रेट है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, यानी डिलीवरी के बाद जो मातृ मृत्यु दर है, मदर्स की डेथ रेट है, या 1 साल तक के यंग बच्चों की जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगी क्योंकि हेल्दी है, नेचुरल सी बात है। सो इंक्रीजेस हेल्थ, इंक्रीज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, यानी एज बढ़ जाएगी बेटा, और IMR MMR रिड्यूस हो जाएगी एंड रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, मॉर्टैलिटी रेट यानी डेथ रेट। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इसकी बात की थी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है डेथ रेट ये रिड्यूस होगी और लॉन्गिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। अब एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, आइए ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं स्टूडेंट्स, बस हम उन्हें पॉइंट्स पे लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। तो जरूरी क्या है, असेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ। व्हाट इज एसेंशियल? चलो मैं आपसे पूछती हूं, बताओ, सोचो, बोलो। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक, मानसिक, सोशल सब तरीके से क्या क्या जरूरी है? आप कहोगे मैम सबसे पहले तो खाना पीना, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां खाने पीने से होती है गड़बड़, यानी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। जी हाँ, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, अच्छे से धुली हुई सब्जियां होनी चाहिए, काट के धोकर खाना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। देन पर्सनल हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगी हमारे बहुत सारे डिजीज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो फीसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं बॉडी के। अगर आपने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करा है बिफोर कुकिंग द फूड या आफ्टर पासिंग आउट ऑफ द फीसेस, तो अगर हाथ अच्छे से साफ नहीं है तो वो पैथोजेंस, वो बीमारी करने वाले कीटाणु ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा रहना, इसीलिए नहाना, हाथ धोना, स्पेशली खाने के पहले हाथ धोना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। देन योगा, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जी हाँ, शारीरिक और मानसिक एंड मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन जो मैं आपको करवाती हूं, हेल्थ। नाउ बीमारियों के बारे में पता भी होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये क्यों जरूरी है? अगर आपको अवेयरनेस है, जागृति है, नॉलेज है अबाउट डिजीजेस, तो थोड़ा सा भी सिम्टम आएगा फटाफट डॉक्टर के पास चले जाओगे। आपको पता रहेगा किस बीमारी से कैसे बचना है। जैसे कोविड का जब पैंडेमिक आई थी, महामारी आई थी, तो बहुत अवेयरनेस क्रिएट की गई थी, बार बार मुंह पर हाथ मत लगाइए, मास्क पहन के रहिए। तो इस तरह से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब जो भी फीकल मैटर है, यूरिनल मैटर है, मतलब गटर है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। कचरे का ढेर नहीं पड़ा रहना चाहिए, इसीलिए रोज गाड़ी आती है सुबह सुबह,
इरादा कर लिया हमने, इरादा स्वच्छ भारत का इरादा। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर बैठेंगे और फिर वो काटेंगे और फिर बीमारियां होंगी। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन में नहीं रहना चाहिए। देन वेक्टर्स को कंट्रोल करना। वेक्टर्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मलेरिया एनाफिलीज फीमेल मच्छरनी के काटने से होता है। अगर हमने उस मॉस्किटो को कंट्रोल कर लिया तो मलेरिया भी नहीं होगा। ऐसी डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, हाथी पांव, फिलारियासिस, ये सब बेटा डिफरेंट डिफरेंट मच्छरनी। जी हाँ, मच्छरनी फीमेल ही खून चूसती है, फीमेल ही जिंदगी खराब करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, देन मेंटेनेंस ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। जहां भी हम खाना और पानी रखते हैं वो आसपास बहुत साफ होना चाहिए। उसका जो रिसोर्स है ना, कहीं आप सब्जी मंडी से जहां से ला रहे हो वहां अच्छे से धुली हुई सब्जी होनी चाहिए, घर पे आके साफ धोना चाहिए, पानी जहां से आ रहा है वो साफ होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टीकाकरण, वैक्सीनेशन से हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये कुछ असेंशियल्स हैं फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका मतलब हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। ये तो असेंशियल्स हो गए। नाउ हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, देखो समझो, अगर किसी को, भाई हो सकता है कि एक इंसान है उसको जेनेटिकली कोई बीमारी है, जैसे डाउन सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज आई हैं बजाय 2 कॉपीज के। अब इसमें चाहे वो योगा करे, खाना पीना अच्छा करे, साफ सफाई रखे, पर्सनल हाइजीन रखे, वेस्ट डिस्पोजल करे, उसका कोई लेना देना नहीं है, वैक्सीन कुछ भी काम नहीं आएगा। यानी जेनेटिक्स बिल्कुल हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। जेनेटिक, यस, जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल हेल्दी हो। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं जन्मजात, उनका कुछ भी नहीं कर सकते अपन, जन्मजात। इसीलिए तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक आपको पढ़ाई थी, जहां पर प्रेगनेंसी में ही डिसऑर्डर को डायग्नोस कर और एबॉर्ट एमटीपी कराई जा सके। नाउ दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। पहले इन्फेक्शंस, सबसे कॉमन इन्फेक्शंस, जैसे घर में एक को जुकाम हुआ, कोल्ड हुआ, सबको हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये सब इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस मतलब जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है, टच करके या मच्छरनी के काटने से या उसकी कोई चीज छूने से, कैसे भी करके, तो वो इन्फेक्शंस। एंड थर्ड हमारी लाइफस्टाइल मतलब जो हम खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रेस्ट लेते हैं, हम सोते हैं, सब कुछ जरूरी है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो इसके अंदर आ जाएगा फूड एंड वाटर वी टेक। जो हम खाना पानी खा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। देन रेस्ट वी टेक, स्लीप, एक्सरसाइज, वो सब कुछ आएगा इसमें। एक्सरसाइजेस, ये सब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हैबिट्स, पर्सनल हाइजीन की हैबिट्स, अपने घर के आसपास पब्लिक हाइजीन की हैबिट्स, ये सब हमें हेल्प करेंगे। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज। तो हमने बात की व्हाट इज हेल्थ, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्दी पीपल होंगे, मोर इफेक्टिव एट वर्क होंगे, मोर प्रोडक्टिविटी होगी, मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। और जितना अच्छी हेल्थ होगी उतनी लॉन्गिटिविटी, एज बढ़ेगी, और उतना इन्फेंट और डेथ की, मदर्स की, मेटरनल की मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। गुड हेल्थ के लिए अच्छा खाना पीना, बैलेंस डाइट, योगा, एक्सरसाइजेस, पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वैक्सीनेशन, ये सब कुछ जरूरी है। और हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इंफेक्शन से एंड लाइफस्टाइल से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर बीमारी होती क्या है। व्हाट इज अ डिजीज? ये तो हमने हेल्थ की बात की। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा डिजीज का सिंपल सा मतलब है हमारी नॉर्मल से कुछ भी एबनॉर्मल हो जाए, हमारी कोई डिफॉर्मिटी हो गई। फॉर्मिटी मतलब फॉर्मेशन, जो भगवान ने, नेचर ने, प्रकृति ने नॉर्मल फॉर्म किया है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे हम कह देंगे कि वो बीमारी हो गई है, राइट।
Please excuse me 1 second. So, any deformity in physical and mental well-being, इवन हमारी मानसिक रूप से अगर हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ भी नॉर्मल से गड़बड़ है, तो हम कहेंगे कि वो बीमारी है। नाउ इस बीमारी की स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। व्हाट इज पैथोलॉजी? लोगोस का मतलब आपको पता है स्टडी होता है। जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं, डिजीज की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, जब आप लोग एमबीबीएस में जाएंगे, एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में फिजियोलॉजी पढ़ोगे, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे सारे सिस्टम्स, और सेकंड प्रॉफ में पैथोलॉजी पढ़ोगे जहां पे डिजीजेस की स्टडी करेंगे आप, एमबीबीएस सेकंड प्रॉफ में। नाउ पैथोजन क्या होता है? आप समझ ही गए हैं। अगर पैथोलॉजी का मतलब है डिजीजेस की स्टडी, तो पैथोजन का मतलब है बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म। अगर बैक्टीरिया से डिजीज हो रही है तो बैक्टीरिया पैथोजन है, अगर प्रोटोजोआ से डिजीज हो रही है तो वो पैथोजन है, वायरस से डिजीज हो रही है तो पैथोजन है, जैसे कोविड पैथोजन है, HIV, हेपेटाइटिस बी, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये सब पैथोजन है। जो भी ऑर्गेनिज्म बीमारी करेगा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बस उसे हम पैथोजन कहेंगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब ज्यादातर जो पैथोजेंस होते हैं बेटा, वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बॉडी के अंदर आकर बीमारी करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अंदर आ रहा है बॉडी के, या ऊपर चिपका भी रहता है कई बार, जैसे जुएं, लाइस हमारा खून चूसती हैं, तो नेचुरली उसका तो बेनिफिट हो रहा है, उसको रहने की जगह मिल रही है, हमारे अंदर बॉडी से खाना मिल रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, फल फूल रहा है, यानी उसका तो फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा है, अकोमोडेशन भी है, फूड एंड लॉजिंग। हमारे को बीमारी हो रही है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। उसका फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। सो मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं, they are pathogens. Most parasites are pathogenic. That means they will cause the diseases. Parasites. Right? Now, एक काम करिए, इतना नोट करिए, फिर हम बात करते हैं ये पैथोजन बॉडी में एंटर कैसे करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब देखते हैं कि ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं और डिजीज कैसे करते हैं। सो पैथोजेंस जो हैं ये हमारी बॉडी में कई तरीके से घुस सकते हैं। देखो, नाक से घुस सकते हैं, मुंह से घुस सकते हैं, रिप्रोडक्टिविकली यानी वो जो वेजाइना है उसके थ्रू एंटर हो सकते हैं, यूरिनरी ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू एंटर हो सकते हैं, कोई कट लगने से एंटर हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जहां से बॉडी के अंदर वो एंटर हो सकते हैं। सो पैथोजन कैन enter our body by various means. ठीक है। अब बॉडी के अंदर एंटर हो गए जहां से भी, जैसे गंदा खाने पीने से हो सकते हैं, वो मुंह से हो गया, हवा के थ्रू होंगे तो नोज से हो गया। सो दे एंटर आवर बॉडी। अब एंटर होने के बाद में वो हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। सो दे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो एक बैक्टीरिया या एक कोविड वायरस किसी के अंदर घुसा, उसने मल्टीप्लाई किया, उसने अपना नंबर इंक्रीज करा, और अब वो इंटरफियर करेंगे, हमारे सेल्स को तोड़ेंगे और इंटरफियर करेंगे हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग से। यानी नाउ दे विल इंटरफियर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। बेटा वाइटल मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं हमारी, उनके साथ इंटरफियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टाइफाइड का बैक्टीरिया अंदर घुसा, गंदे फूड के थ्रू स्टमक तक पहुंचा, वही फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक तक पहुंचा।
स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां पर उसने हमारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन गड़बड़ कर दिया, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरफेयर किया नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ में। और जब ऐसा हुआ तो अब हमें डैमेज हो गया। सो दिस रिजल्ट्स इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। समझो बेटा, एक एक वर्ड समझो, एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल, जैसे हमारी इंटेस्टाइन काम अच्छे से नहीं कर रही है, या सांस लेने में तकलीफ होने लगी, नोज से पहुंचा लंग्स तक चला गया, तो फंक्शनल डैमेज है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें स्वेलिंग आ गई, हमें खुजली हो गई, रैशेस धब्बे धब्बे हो गए, तो वो दिखाई देने में यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजिकल डैमेज है। अब एक बात समझो, अगर एक बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचना चाहता है, यानी उसे हमारे स्टमक को क्रॉस करना ही करना पड़ेगा, ये पक्की बात है, तो वो हमारे माउथ के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू, फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस में गया, स्टमक में आया। स्टमक में हाई एसिडिटी, आपको पता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, पीएच 2 से 3 रहता है। अगर वो बैक्टीरिया इतने लो पीएच, इतनी हाई एसिडिटी को नहीं टॉलरेट कर सकता, तो वो वही मर जाएगा, ना मल्टीप्लाई करेगा ना डिजीज करेगा। इसी तरह अगर कोई पैथोजन, भले कोई बैक्टीरिया की बात करूं, वेजाइना के थ्रू जाना चाहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू जाना चाहता है, वहां पर अराउंड 6 के आसपास एसिडिक पीएच रहता है। हमारे आइस के थ्रू घुसना चाहता है, यहां पर भी लाइजोजाइम एक एंजाइम रहता है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। अगर इन सबको टॉलरेट कर पाएगा, झेल पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा, तो ही सरवाइव करेगा, वरना सरवाइव नहीं करेगा बॉडी के अंदर। यानी नेक्स्ट पॉइंट अब हम लिखेंगे कि पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट, पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू एनवायरमेंट विद इन होस्ट। जो होस्ट के अंदर, जिसे वो बीमारी करना चाहता है, जिसके अंदर वो रह रहा है, एनवायरमेंट विद इन होस्ट, उसके अंदर जो भी एनवायरमेंट है उसे वहां रहना आना चाहिए, अडेप्ट करना पड़ेगा, वरना कैसे रहेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जिसे हमारी गट में रहना है उसे वहां की हाई एसिडिटी को झेलना आना चाहिए। सो पैथोजेंस सर्वाइविंग इन गट, सर्वाइविंग इन आवर गट। गट मतलब बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वही हमारी स्टमक हो गई। दे मस्ट सर्वाइव एट लो पीएच ऑफ स्टमक, मस्ट सर्वाइव लो पीएच ऑफ स्टमक, लो पीएच ऑफ स्टमक यानी जो हाई एसिडिटी है, प्लस हमारे जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है बेटा, वहां बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिलीट कर दिया है क्लास 11 से, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, उनको भी टॉलरेट करना आना चाहिए, वरना क्या होगा, बैक्टीरिया भी किसका बना है, या वायरस की बात करें, वायरस में डीएनए आरएनए होता है या प्रोटीन होता है। तो अगर मान लो हमारे स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टीन के एंजाइम्स ने उन्हें ही डाइजेस्ट कर दिया, तोड़ दिया, तो वायरस ही टूट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें भी रेजिस्ट करना आना चाहिए, एंड रेजिस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तभी वो गट में रह सकता है। इसी तरीके से वो जहां से भी एंटर कर रहा है, जहां भी रहना है, वहां पर जो भी एनवायरमेंट है वो उसे झेलना आना चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। डन है एकदम अच्छे से। चल अब मैं यहां पर एक टर्म लिखवा रही हूं स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है बट हमें आना चाहिए, और वो है इनक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि इसके बारे में बार बार बात होगी। इनक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है? देखो, सपोज करो कि 1 जनवरी को दिन में 12 बजे किसी इंसान को एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छरनी ने बाइट किया, और जो मलेरिया करने वाला पैथोजन है प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल, वो उसके ब्लड में आ गया। लेकिन उसे जो सिम्टम्स आए, सिम्टम मतलब लक्षण आया, पहला मलेरिया में क्या होता है, कपकपी, शिवरिंग होती है, ठंड लगती है बहुत तेज, वो मान लो
3 जनवरी को दिन में 12 बजे हुआ मान लो, या चलो शाम को 6 बजे हुआ, तो वो जो 1 जनवरी को दिन में 12 बजे से लेकर 12 o'clock से लेकर 3 जनवरी को शाम को 6 बजे तक, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। उस दौरान वो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ये देख लो, बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफियर किया और तब जाके लक्षण या सिम्टम आया। ये करने में किसी पैथोजन को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 10 दिन लग सकते हैं। बेटा जो HIV एड्स करता है उसे कई बार सालों हो जाते हैं। जी हाँ, पता पड़ा 10 साल बाद जाके सिम्टम हुआ, तब पता चला एड्स हो गया है, तब तक कोई सिम्टम ही नहीं था। सो इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन, यानी जब वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इन्फेक्शन, एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, एंड जब फर्स्ट सिम्टम मतलब बेटा लक्षण, पहला लक्षण, बीमारी का लक्षण दिखाई दिया, बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट सिम्टम, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। चलिए अब आइए हम ह्यूमन डिजीज को क्लासिफाई करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन में डिजीजेस 2 तरीके से हो सकती हैं, बहुत इजी है समझना। एक जन्मजात, बचपन से बीमारी है, यानी कंजिनाइटल। कंजिनाइटल का मतलब होता है सिंस बर्थ, जन्म से ही। जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी को क्लाइनफेल्टर, टर्नर्स आप लोग पढ़ेंगे, जन्म से ही। सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, आई एम श्योर आपने ये नाम सुने होंगे, जन्म से ही, सिंस बर्थ। या दूसरा, बर्थ के बाद बीमारी लगी है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ज्यादातर बीमारियां तो ऐसी ही होती हैं, है ना, खांसी जुकाम, टाइफाइड हो गया, किसी को टीबी हो गई, किसी को लेप्रेसी, कुष्ठ रोग हो गया, एक्सेट्रा, एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड बीमारियां 2 तरीके की हो सकती हैं। एक्वायर्ड बीमारियां 2 तरीके की हो सकती हैं। एक, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, जैसे एक को कोविड हुआ दूसरे को हो गया, एक को कोल्ड हुआ दूसरे को हो गया, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। और एक जो किसी से किसी को फैलती नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बेटा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या आएगा? जैसे मैं आपको बताती हूं, मान लीजिए किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी, उसने विटामिन ए कम खाया डाइट में, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो बस उसी को होगी। ऐसा थोड़ी घर में सबको हो जाएगी, बाकी लोग तो खा रहे हैं भाई, वो तो पालक खा रहे हैं, स्पिनैच, वो तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो तो आम खा रहे हैं, उनको तो विटामिन ए मिल रहा है। तो डेफिशिएंसी डिजीज। या घर में एक इंसान बुजुर्ग हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, तो उसके घुटने में हम पढ़ेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, गठियाबाई हो गई, तो वो उसी के घुटने में एज रिलेटेड, वो बाकी कोई बच्चे को थोड़ी ना हो जाएगी। या कोई ड्रग अब्यूज कर रहा है, कोई ड्रग ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो वो उसी की बीमारी है, वो दूसरे को नहीं होगा। अब आप ये मत बोलना मैम दूसरे को भी तो लत लगा देगा, वो लेना शुरू करेगा तो उसे लत लगेगी, वो उसकी चॉइस है, पर ऐसा नहीं है इससे ऑटोमेटिक फैल जाएगा। जुकाम कोल्ड तो एक को होता है, सबको हो जाता है। कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिजीज है, वो जिसको है उसी को होगी। एलर्जी है, जिसको है उसी को होगी। कोई ऑटो इम्यून सिखाऊंगी आपको, जिसको है उसी को होगी। कैंसर जिसको है उसी को होगा। कुछ कैंसर्स का जेनेटिक बेसिस होता है, बट मोस्टली हम बात कर रहे हैं, राइट। तो नॉन इन्फेक्शियस का मतलब इसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस आ जाएंगी। कोई भी खाने पीने की कमी वो सिर्फ उसी इंसान को होगी, डेफिशिएंसी डिजीजेस। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई जाती थी। देन उम्र के साथ कुछ चीज घिस रही है, डीजेनरेटिव डिजीजेस, इसे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे। देन एलर्जिक डिजीज यानी एलर्जीज। देन ऑटो इम्यून डिजीजेस, डिजीज बोलो या डिसऑर्डर्स बोलो एक ही बात है। देन अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स यानी एडिक्शन, कैंसर, एडिक्शन, मेंटल इलनेस,
ये जिसको है उसी को है, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इन्फेक्शियस फिर दो तरीके की होती है। एनसीईआरटी में तो बेटा इतना ही दिया है, एनसीईआरटी में तो एक्चुअली जेनेटिक करके भी अलग से नहीं दिया है। एनसीईआरटी में ये दिया है कि डिजीजेस दो तरह की हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। एक्चुअली ये भी दो तरीके से होती है। एक जो किसी को छूने से हो जाती है, आपने सुना होगा कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, कोढ़ जिसे बोलते हैं, कोढ़ी बोलते हैं, उनके पास मत जाओ, उनको छुओ मत, आपको भी हो जाएगी। उनके लीजन को टच करने से ही हो जाती है। इसे बोलते हैं बेटा कंटेजियस। इन्फेक्शियस तो है, एक से दूसरे में हो रही है, और अच्छा बोलना है तो कंटेजियस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें एक ही नाम हमें आना चाहिए और वो होता है लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। कुष्ठ आश्रम भी होते हैं जहां पर ये लोग फिर रहते हैं। दूसरी है नॉन कंटेजियस, हम इन्हें ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेटा नॉन कंटेजियस मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में तो फैलेगी, लेकिन छूने से नहीं। एयर के थ्रू, फूड एंड वाटर के थ्रू, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो भी हम देखेंगे, थ्रू कॉजिंग एजेंट। कुछ एजेंट होगा, कोई एजेंसी है जो ये बीमारी फैलाएगी। बेटा इन्हें तो हम डिटेल में भर भर के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि सबसे खतरनाक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर है और सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज एड्स है, एड्स। ये बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज है जानलेवा। बेटा फेटल मतलब डेडली, जानलेवा, जानलेवा। और मेजर कॉज ऑफ डेथ नॉन इन्फेक्शियस में जो है वो कैंसर है। ये एनसीईआरटी में दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एड्स एचआईवी वायरस से होगी, एक से दूसरे में फैलेगी। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस में फेटल, जानलेवा, डेडली है, और ये डेथ कराएगा, नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर। बेटा ये दो चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो नॉन कंटेजियस हैं ये कैसे कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब मैं आपको डिजीजेस पढ़ाऊंगी तो बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सी डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, आपको लॉजिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलो, हुआ? हाँ, यहां लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डीजेनेरेटिव के अंदर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये मैं पढ़ाऊंगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। एलर्जी के अंदर अगर आपने अस्थमा, दमे की शिकायत, वो चिलबुल पांडे दबंग हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, उसमें उनकी मम्मी का फुसफुस वो मार देता है ना विलेन। ऑटो इम्यून में हम बहुत सारी पढ़ेंगे, जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा। एडिक्शंस में तो आपको पता ही है, इसमें ड्रग एडिक्शन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, वो सब कुछ आता है, स्मोकिंग एडिक्शन एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी अब नहीं पढ़ते, वरना विटामिन पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ते थे हम। अपना क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे आज तक समझ नहीं आया डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों हटा दिया। बेसिक सिस्टम है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कम्युनिकेबल, एक मिनट, कंटेजियस, नॉन कंटेजियस। हाँ, तो जो एक दूसरे से फैलती है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। बेटा इसे ना ये भी कहते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलेगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है ना, कैसे कैसे हो सकती है। पहला तरीका तो यह है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसा कुष्ठ रोग, लेप्रेसी में हमने बात की, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट।
ये तो हो जाएगा कंटेजियस। अब और कैसे हो सकती है, बड़ा ध्यान से समझो। डायरेक्ट कांटेक्ट, सपोज करिए कि एक इंसान को निमोनिया है या कोविड हो गया है या कोल्ड है, उसके लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो बैक्टीरिया या वायरस है, उसने खांसा या छींका, वो हवा में आ गया बैक्टीरिया वायरस, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। दूसरा इंसान उसके पास में था, वो इनहेल सांस अंदर ले रहा था, उसके अंदर चला गया। इसे बोलते हैं बेटा एयरबॉर्न, एयरबॉर्न, हवा के थ्रू, या इसे कहते हैं एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आना। जितने भी पैथोजेंस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मिलेंगे वो इसी तरीके से ट्रांसमिट होंगे ना। मान लीजिए कि कोई पैथोजन, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे स्टमक में रहता है, स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है या लार्ज इंटेस्टीन में रहता है। नेचुरली वो फीकल मैटर, फीसिस के थ्रू बॉडी के बाहर निकलेगा। ये पीसेस गटर में गई, वो गटर का पानी कहीं 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 पहुंचा, और मान लीजिए वो गंदा पानी जो है उसी से खेती हो गई, और वो सब्जी हमारे पास पहुंच गई और हमने अच्छे से धोई नहीं, और वो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया, दिखाई तो देता नहीं है, यानी मुंह से, खाने से, कंटैमिनेटेड, दूषित, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से, फूड एंड वाटर। स्टूडेंट्स, कॉलेरा का अगर आपने नाम सुना हो, हैजा, वो गंदा पानी पीने से होता है। गंदा पानी मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया है, वो हमारे स्टमक में गया, इंटेस्टीन में गया, कॉलेरा होता है। चावल के पानी जैसे लूज मोशंस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग्स होती है, पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। इसे पीको ओरल रूट भी कहते हैं, पीको ओरल रूट। ओरल का मतलब होता है माउथ, तो माउथ के थ्रू खाना पीना खा रहे हैं, अंदर आ रहा है, और फीसिस के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो अगर कोई भी पैथोजन बेटा हमारे इंटेस्टीन, गट, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, स्टमक में है, तो वो ऐसे ही बॉडी में आएगा। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, साल्मोनेला टाइफी, ऐसे ही आएगा। निमोनिया जो हमारे लंग्स में है वो एयर ड्रॉपलेट से आएगा, बड़ा आसान है। नाउ नेक्स्ट, थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स या करियर्स। जैसे मलेरिया मैंने बताया आपको, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट से। जितने भी वेक्टर या करियर से आते हैं ना, उनके 2 होस्ट है, एक तो हम है जिनको बीमारी करते हैं, और एक और कोई होस्ट है, मच्छरनी, जिसके अंदर वो रह रहा है, और उसकी बाइट से, उसके सलाइवा के थ्रू वो हमारे बॉडी में आ जाएगा। वेक्टर बॉर्न हम कह सकते हैं। देन थ्रू ऑब्जेक्ट्स, इसे बोलते हैं फोमाइट बॉर्न। समझो, बहुत सिंपल है, फोमाइट बॉर्न। आप सबने सुना होगा कि कोविड के टाइम बोलते थे मास्क पहन के रहो और बार बार हाथ को छुओ मत। ये क्यों बोलते थे? बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो। सपोज करिए कि किसी को कोविड है या कोल्ड है या निमोनिया है, उसके लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फैरिंग्स में है, उसने खांसा या छींका या बोला, वो हवा में आया। एक तो डायरेक्ट इनहेल हो गया, तो एयर ड्रॉपलेट, और मान लो उसकी जो खांसी है या छींक है, वो छींका, वो ड्रॉपलेट जो है वो डोर के हैंडल पे आ गई, या वहां पेन पड़ा था या बुक पड़ी थी या कोई कोम्ब पड़ा था उस पर आ गई। दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, माइक्रोस्कोपिक है। अब आपने क्या किया, वो पेन उठाया, उससे काम किया, लिखा, वो आपके हाथ पर आ गया, और अब आपकी आदत है यूं करने की, वो आपकी नाक से अंदर चला गया। तो पेन, पेपर, बुक, डोर हैंडल, कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे जब चिकन पॉक्स, माता निकलती है, तो उसे अलग कमरे में रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है, प्लस उसके ऑब्जेक्ट्स तक अलग कर देते हैं, उसके थ्रू भी चिकन पॉक्स का वायरस जो है वो फैल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए आइए स्टूडेंट्स, एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए, हम इतने पार्ट को एक बार देखेंगे। हमने बात करी थी कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 चीजों से अफेक्ट होगी। नंबर 1, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब अ चाइल्ड इज बॉर्न इनहेरिट करके, जन्म से ही वो डिजीज है। नंबर 2, इंफेक्शंस, जो हम ढेर सारे पढ़ेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, सारे।
एंड नंबर 3 लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब जो हम खाना पीना खा रहे हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हम रेस्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ। देन इसके बाद हमने पढ़ा कि हेल्थ जो है वो नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर पीपल हेल्दी होंगे तो वो मोर एफिशिएंट एट वर्क होंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी और इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्रीज होगा। हेल्थ के लिए क्या क्या असेंशियल्स हैं, गुड हेल्थ अचीव करने के लिए क्या क्या नेसेसरी है? बैलेंस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, proper disposal of waste, control of vectors and hygiene in food and water resources, right? हमने कंट्रोल ऑफ वेक्टर लिखा था क्या? एक बार मैं चेक कर लूं, कंट्रोल ऑफ वेक्टर लिखा था क्या? आइए एक बार देखते हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर लिखा था बेटा। वैक्सीनेशन को ही इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, टीकाकरण। इसके बारे में हम काफी सारी बात करेंगे। और एक्सरसाइजेस लिखी थी, लिख लेते हैं। योगा तो है ही, प्लस अदर एक्सरसाइजेस भी, ये आप एक नोट कर लेना, एक्सरसाइजेस। चलो आगे बढ़े, आइए लेट्स मास्टर द एनसीईआरटी। एक एक वर्ड है हमने पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करा है। अब हम देखते हैं कि डिजीज का मतलब। डिजीज को ग्रुप करेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। एक्चुअली जेनेटिक डिजीज है, ये एक्वायर्ड है, जिसको 2 पार्ट्स में करा है। जो इजीली ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर उसे कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस वेरी कॉमन है और कहीं ना कहीं हम सब सफर करते हैं, लेकिन एड्स जैसी जानलेवा फेटल है अमंग इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर कैंसर जो है दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। इसके अलावा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ने भी हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। अब जब हम डिजीजेस की बात करते हैं तो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ यानी एस्केलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस, राउंडवर्म, फ्लैटवर्म्स, उन सबको कहते हैं पैथोजन। ज्यादातर पैरासाइट्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर जो रहते हैं, हमें हार्म करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर बॉडी में एंटर करेंगे बाय वेरियस मींस, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेक्टर के थ्रू, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरफियर करेंगे वाइटल एक्टिविटीज से, मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज करेंगे। बट दे हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ होस्ट। अगर गट में रहना है तो पीएच, लो पीएच को रेजिस्ट करना पड़ेगा स्टमक के, और वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेजिस्ट करना पड़ेगा। एक एक वर्ड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए तो आइए हम एक बार पैथोजेंस, एक सेकेंड, में क्या क्या आता है वो और लिख लेते हैं। पैथोजेंस में आ जाएंगे जैसे बैक्टीरिया, क्योंकि हम ये सब पढ़ने वाले हैं बेटा पैथोजेंस में। बैक्टीरिया, हम बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ेंगे, वायरल डिजीजेस जो वायरस से होती हैं वो पढ़ेंगे, फंजाई से होती हैं वो पढ़ेंगे। देन प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ट्रिपैनोसोमा से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अगर आपको याद हो क्लास 11th, एंड हेलमिंथ्स मतलब एस्केलमिंथिस राउंडवर्म्स एंड प्लैटीहेलमिंथिस फ्लैटवर्म्स, इन सब से होने वाली डिजीजेस का हम जिक्र करेंगे। तो चलिए आइए इतना अच्छे से दिमाग में नोट करिए, एक बार एनसीईआरटी में खुद से रीड करिए। और अब हम बात करते हैं कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस की। अच्छा एक चीज और लिख लो, इन्फेक्शियस का मतलब क्या है? इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान से दूसरे इंसान में इजिली बीमारी हो जाएगी टू अनदर, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, हमें पढ़नी है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज, अब प्लीज मुझे बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूं, सुनिए। हमारी एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो हमारी एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम पर 2 डिजीजेस दी गई हैं। एक टाइफाइड डिटेल में दिया गया है और एक निमोनिया डिटेल में दी गई है। इसके अलावा 2-3 ऑर्गेनिजम्स के बैक्टीरिया के केवल नाम मेंशन्ड है।
जैसे डिप्थीरिया का नाम है हल्का सा, डिसेंट्री नाम है, मैं अभी बताऊंगी आपको। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन दो पे तो डिटेल में आता ही है, हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या आर नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया का नाम पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया से होती है, और फिर उसके कुछ सिम्टम्स पर आता है। तो मैंने क्या किया है, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनकी एक ट्रिक बनाई। अगर आपको हेल्प करे तो आप होमवर्क में इसको लिख लेना। बेबो यानी करीना कपूर ने दीपिका पादुकोण को लेजी बुला दिया एक पार्टी के अंदर। बस अब क्या था, अब तो उनकी टाइट फाइट हो गई और ये न्यूज आई स्टार प्लस टीवी पर। सो बेबो मतलब ब्यूबोनिक प्लेग। बोलो मेरे साथ, देखो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है, ये खुद मैंने बनाई है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से भी आप ट्रिक के साथ मदद मिल जाएगी। बेबो ब्यूबोनिक प्लेग, बेबो ब्यूबोनिक प्लेग। कॉल कॉलेरा, दीपिका डिप्थीरिया, लेजी लेप्रेसी, पार्टी पार्ट्यूसिस, न्यूज निमोनिया, स्टार यानी स्कारलेट फीवर एंड टेटनस, टीवी मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एंड टाइफाइड मतलब टाइफाइड। तो इसमें से स्कारलेट फीवर भले ही मत याद रखना बेटा, बाकी तो आनी चाहिए। सो प्लेग, कॉलेरा, डिप्थीरिया, लेप्रेसी, पर्ट्यूसिस, टेटनस, निमोनिया, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, एक बार पूरा नाम लिख देती हूं, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड। डिटेल में हम टाइफाइड और निमोनिया को पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो अभी पॉज करके लिख भी सकते हैं। चल नाउ, इसके अलावा इसमें गोनोरिया भी आता है बेटा। इसके अलावा गोनोरिया जो निसीरिया गोनोरी से होती है, इसमें सिफिलिस भी आता है, आपको याद होगा, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम से होती है। इसमें क्लमाइडियासिस भी आ जाएगा, जो क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होती है, क्लमाइडियासिस। ये तीनों हमने सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस में पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और कैंक्रोइड भी पढ़ा था। तो ये जो सारी हैं बेटा, ये एसटीआईज हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक एंथ्रैक्स बीमारी भी होती है, ये जनरली कैटल्स में होती है, गाय भैंस में, पर इंसान में भी हो सकती है। अभी नीट 2020 अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था जिसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन के कारण। वो ऑफकोर्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन था, सिलिकॉसिस का। हालांकि सिलिकॉसिस वर्ड भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, उस चैप्टर में भी। तो वहां पर एक चॉइस बॉट्यूलिज्म थी, एक चॉइस एंथ्रैक्स थी, एक चॉइस सिलिकॉसिस थी, और एक कुछ और था। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये सब बैक्टीरिया से होते हैं तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे बॉट्यूलिज्म जो है, इतना आना चाहिए, ये क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम नाम के बैक्टीरिया से होती है। बहुत ही खतरनाक बेटा फूड पॉइजनिंग है, डब्बा बंद फूड से होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, पैकेज्ड फूड के अंदर मिलता है, इसीलिए हमेशा प्रॉपर बॉईल करके खाना चाहिए। टेटनस भी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए से होती है, ये उसी का भाई है, स्पीशीज अलग है। एंथ्रैक्स जो है ये बैसिलस एंथ्रासिस से होती है, बैसिलस एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो अपने को क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम से बॉट्यूलिज्म, और इससे ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, आने चाहिए। नाउ डिसेंट्री का क्या मतलब होता है, एक बार समझ लो बेटा। डिसेंट्री का मतलब होता है खूनी दस्त। देखो एक बात समझो, एक वर्ड आता है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना, यानी लूज मोशंस, जो लूज मोशंस हो जाते हैं, कई बार हमें भी हो जाते हैं। लेकिन डिसेंट्री का मतलब है अगर इस लूज मोशन में खून आने लग जाए, यानी लूज मोशंस प्लस ब्लड प्लस इसमें चिपचिपा श्लेष्म म्यूकस भी आ जाता है। मतलब केवल लूज मोशन है तो डायरिया बोलेंगे, पर अगर उसमें खून, म्यूकस, खून आप तो समझ लो तो डिसेंट्री बोलते हैं। और खतरनाक रूप है, काफी खतरनाक रूप है डिसेंट्री, ठीक है। चलिए
अब हमें इनके पैथोजेंस आने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्लेग होता है बेटा यरसीनिया, आप इसी ट्रिक में ही लिख लेना, यरसीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया यानी ये पैथोजन है, पैथोजन, बैक्टीरिया या पैथोजन जो बीमारी करेगा। प्लेग, प्लेग भी बेटा एक महामारी हुआ करती थी, मुझे याद है घर वाले सुनाते हैं, लास्ट जनरेशन जब प्लेग की महामारी फैली थी, तो जैसे कोविड की सेकेंड वेव में हुआ था ना, वो बोलते थे गांव के गांव की, मतलब लाशें जलाकर आते थे, वापस आते थे, लाशें फिर तैयार होती थी, चूहे मरने लग जाते हैं। एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है ये चूहों में बीमारी करता है, पर जब चूहे मरते हैं तो एक मक्खी होती है वो चूहे को बाइट करती है, रैट फ्ली, और वही अगर किसी ह्यूमन को बाइट कर ले, क्योंकि चूहे मरने लग जाते हैं प्लेग से, तो किसी को तो बाइट करेगी, तो इंसानों को बाइट करती है तो उनको बीमारी हो जाती है। इससे ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना। कॉलेरा होता है विब्रियो कॉमा शेप का, विब्रियो कॉलेरी। इसमें मैंने आपको बताया था कॉलेरी वो चावल का पानी जैसे होता है, वैसे इतने पतले, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन होता है। डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। बेटा ये आना चाहिए इतना, डिप्थरी, डिप्थरी इंपॉर्टेंट है। लेप्रेसी होता है वही जिससे टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम, पर स्पीशीज अलग है, यहां है लेप्री और यहां है माइकोबैक्टीरियम, जीनस सेम है, ट्यूबरकुलोसिस। बेटा आपको क्या लगता है टीबी, टीबी से क्या समझते हो? वही जो 3 इडियट्स में शर्मन जोशी के पिताजी को था, वो याद है, वो रोटी बना रही होती है और फिर यू यू करके फिर रोटी बनाने लग जाती है। आमिर खान और वो फरहान और थ्री जो अपना आमिर खान है वो आता है खाना खाने पे, जब याद आ रहा है। चलिए, तो यहां पर ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में डिप्थीरिया वर्ड भी दिया हुआ है। नाउ परट्यूसिस होती है बॉर्डेटेला परट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से, बॉर्डेटेला परट्यूसिस। बेटा इसे काली खांसी भी बोलते हैं, वूपिंग कफ, काली खांसी। काली खांसी कहीं याद आ रहा है आपको ये वर्ड, काली खांसी? स्टूडेंट्स ये वर्ड एनसीईआरटी में आएगा जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मारती हैं बैक्टीरिया को, वहां पर हम काली खांसी वर्ड भी पढ़ेंगे, तो ये एनसीईआरटी में दिया है, आना चाहिए। निमोनिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, हम अभी चलो निमोनिया तो हम अलग से ही लिख लेंगे ना, अभी पढ़ेंगे ही पूरा। टाइफाइड भी हम पढ़ेंगे, स्कारलेट फीवर छोड़ो। टेटनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई नाम के बैक्टीरिया से। टेटनस, बेटा टेटनस जिसमें पूरी ऐसी अकड़ जाती है, अब तो टेटनस नियरली इरेडिकेट हो गया है। टेटनस के इंजेक्शन कुछ भी चाकू से कट जाए, लोहे से कट जाए, तो फटाफट टेटनस का टीका लगाने जाते हैं, ये वही टेटनस है। टेटनस की बात करिए, प्रेगनेंसी में हम लोग टेटनस के इंजेक्शंस देते हैं ताकि मदर को और चाइल्ड को टेटनस ना हो, क्योंकि ये जो टेटनस का बैक्टीरिया है ये रस्टेड, जंग लगे हुए लोहे पर रहता है, इसीलिए कट लगने पर टेटनस की वैक्सीन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, राइट। चलो, तो सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए दिखा रही हूं मैं, बिल्कुल भी कोई ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, ये तो ऑफकोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। यहां देखिएगा बेटा, ये प्लेग का पेशेंट है, प्लेग, जी हां, प्लेग के अंदर इस तरह से पूरा काला पड़ जाता है, इसे ब्लैक डेथ डिजीज भी बोलते हैं। एपिडेमिक है, महामारी है, लार्ज स्केल पर फैलता है, चूहों मरते हैं तो पूरा जो है इंसान उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हो जाता है। इससे ज्यादा अपन नहीं जाएंगे डिटेल में। ये देखिए, पानी पीने से ये कॉमा शेप्ड के कॉलेरा, जबरदस्त लूज मोशंस, वॉमिटिंग और डेथ तक हो सकती है, ये है कॉलेरा। फिर ड्रिप चढ़ाते हैं। नाउ एम्स जब अलग से हुआ करता था तो क्वेश्चन आया था, आइए इसके दांतों पे लिख देती हूं, ये डिप्थीरिया। बेटा डिप्थीरिया में क्या होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी जो है, यहां मेम्ब्रेन में ये वो लटका हुआ यूविला, यहां पर एक ऐसी टफ मेम्ब्रेन बन जाती है, ये देखो,
इस कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, खाना निगलने में तकलीफ होती है। बहुत खतरनाक बीमारी है, बच्चों में, चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। चिल्ड्रन में एपिडेमिक तक फैलता है, एक एरिया में, एक स्कूल में तो सबको डिफ्थीरिया हो रहा है। यानी इसमें एक सूडो मेम्ब्रेन बनती है, झूठी मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन। अब पूछेंगे नहीं, अब तो वैसे ना के बराबर चांसेस है। एम्स में आया था जब एम्स अलग से हुआ करता था। ये है लेप्रेसी, कुष्ठ रोग का पेशेंट, कोढ़ी जिसे बोलते हैं, लेप्रेसी। यहां नहीं लिखती, लेप्रेसी। लेप्रेसी में इस तरह के व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, कोढ़ जिसे कहते हैं, और धीरे धीरे नर्व्स का सेंसेशन सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे एक्सट्रीमिटीज, मतलब आप गर्म भगोनी पे भी हाथ रखोगे कुछ फील ही नहीं होगा और पूरा हाथ जल जाएगा आपका ना। ये निमोनिया है। ऑफ कोर्स हम डिटेल में अभी बात करेंगे। हमारे लंग्स के एल्व्यूलाई तक चला जाता है, उसमें पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है हवा की जगह, राइट। चलिए नाउ आगे बढ़े। ये क्या दिख रहा है? ये भी बेटा निमोनिया है। अभी पढ़ाऊंगी आपको। निमोनिया जो है, अगर सीवियर केस हो जाए, सीवियर निमोनिया, लेट कॉम्प्लिकेशन, एक्चुअली इसमें क्या होता है अभी पढ़ाऊंगी आपको। एल्व्यूलाई में फ्लूइड भर जाता है बजाय एयर के, तो एयर तो है नहीं, फ्लूइड है, तो एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती, CO2 बाहर रिलीज नहीं होती, तो पूरा नीले नीले पड़ जाते हैं, हाथ पांव, होठ, लिप्स, ये सब ग्रेइश टू ब्लू टर्न हो जाते हैं। ये है बेटा टेटनस। टेटनस के पेशेंट्स, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी बॉडी ऐसे अकड़ जाती है। अब तो बहुत कम हो गए हैं टेटनस के केसेस, ठीक है। ये टाइफाइड, मैरी, इनकी बात अभी अपन करेंगे, अभी करेंगे बात। चलिए, तो अब आइए हम डिजीजेस को पढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया बता दिया है। मैं काम करती हूं, मैं निमोनिया का केस बाद में लगा देती हूं, क्योंकि हम निमोनिया पढ़ेंगे और टाइफाइड। चलिए, अब हेडिंग डालते हैं अपन टाइफाइड। तो फर्स्ट डिजीज हम पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड, चल। अब टाइफाइड किससे होती है? सबसे पहले पैथोजन कौन सा करता है? तो बेटा ये एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। और ये बैक्टीरिया है, मैं लिख देती हूं क्योंकि पूछ सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है। तो साल्मोनेला टाइफी नाम का पैथोजन है, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट करो। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये बॉडी में आता कैसे है। बेटा ये हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, और स्मॉल इंटेस्टीन की जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू फिर ये हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंच सकता है। ये स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है तो कैसे आएगा बॉडी के अंदर? सोचो, अगर स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है यानी बॉडी के थ्रू, फीसिस के थ्रू बाहर निकलता होगा और माउथ के थ्रू घुसता होगा। यानी अगर हम ऐसा खाना या पानी ले लें जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी है तो ये बीमारी करेगा हमारे बॉडी में आके। सो इट लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टीन। ऑफ कोर्स ह्यूमन की, ऑफ कोर्स ह्यूमन डिजीजेस ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये मिलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में, और वहां से ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाता है। तो ये कैसे आएगा? थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम ऐसा खाना या पानी ले लें जिसमें साल्मोनेला टाइफी है, किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को टाइफाइड हुआ बेटा, और उसकी फीसिस के थ्रू ये बाहर निकला, और वो पानी या खाना हमारे बॉडी के अंदर अगर आ गया तो हो जाएगा, एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स, टू अदर ऑर्गन्स, ऑफ कोर्स ब्लड के थ्रू, फिर पूरे ऑर्गन्स में जाएगा। पर मेनली अगर कोई पूछेगा तो स्मॉल इंटेस्टीन। बेटा इंटेस्टीन में भी स्मॉल इंटेस्टीन ध्यान रखना, फिर माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स। जल्दी से लिख लीजिए। ऑफ कोर्स थ्रू ब्लड, हाँ बिल्कुल, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू। मतलब स्मॉल इंटेस्टीन में बेटा वेन्स आएंगी ना ब्लड लेने,
फिर वो वहां से हार्ट, और फिर हार्ट से जो अयोटा निकलेगा तो आर्टरी, तो पूरे ऑर्गन्स में फैल जाएगा। तो हमने देखा वो कहां रहता है, बॉडी में एंटर कैसे करता है, कौन करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये पता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो नेचुरली ये खाने पीने से आएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, देखो एक बात याद रखो, बुखार, फीवर हर इन्फेक्शन डिजीज में आता है, हेडेक सब में होता है और कमजोरी सब में आती है, यानी वीकनेस या टायर्डनेस, हेडेक एंड फीवर। फीवर क्यों आता है, क्योंकि जब भी इंफेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। जब डब्ल्यूबीसी बढ़ने हैं तो वहां ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर ही डब्ल्यूबीसी है, तो इसीलिए फीवर तो हमेशा आएगा। वहां ब्लड सप्लाई बढ़ती है और एकदम से जो है कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं ताकि फीवर आए। फीवर आना, पेन आना अच्छी बात है, तभी तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब इसमें फीवर कैसा आता है, इसमें लगातार लंबे समय तक फीवर रहता है, पूरा टाइम, यानी सस्टेन्ड हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, क्योंकि जब मलेरिया पढ़ते हैं, मलेरिया, तो मलेरिया में भी हाई फीवर आता है, लेकिन हर 2 दिन बाद। एक बार ठंड लगी, कपकपी हुई, बुखार आया, अच्छा तेज बुखार आया, पसीने आए, स्वेटिंग हुई, बॉडी नॉर्मल हो गई, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, फिर 3 डेज में या 2 डेज में ये रिपीट होता है। पर इसमें लगातार हाई फीवर बना रहेगा। वीकनेस हमेशा सब में लिख दो और हेडेक सब में लिख दो। फीवर, वीकनेस और हेडेक सब में लिख दीजिए, आंख बंद करके, हेडेक। अब और क्या होगा, देखो बड़ा आसान है, ये इंटेस्टीन में है, स्मॉल इंटेस्टीन, यानी ये डाइजेशन गड़बड़ करेगा तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द होगा, कब्जी होगी। पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं, कितना इजी वे में पढ़ रहे हैं अपन, देखिए। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख नहीं लगना, देन कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जी, मोशन अच्छे से पास नहीं हो रहा क्योंकि डाइजेशन ही ढंग से नहीं हो रहा है, ये बैठ गए हैं वहां पर आकर, पेट दुखेगा, स्टमक पेन। बताओ मुझे बेटा कहां मुश्किल है, कुछ भी बताओ मुझे, कितना इजी है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो डाइजेशन से रिलेटेड भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, ये सब कुछ होगा। और ये 3 तो सब में लिख ही दिया करो, वीकनेस, हेडेक और फीवर। पर यहां फीवर कहता है सस्टेन्ड हाई फीवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर सीवियर केस हो गया, सीवियर केस मतलब टाइफाइड जो है उसकी दवाई टाइम पर नहीं ली, ढंग से नहीं ली, पूरा कोर्स नहीं किया, तो क्या होगा। अब समझो, ये इंटेस्टीन में है बेटा, ये इंटेस्टीन में छेद कर देता है। इंटेस्टीन की जो वॉल है, एक तो ल्यूमन है जहां पे खाना आ रहा है, एक वॉल है, दीवार, उसमें छेद तक कर देता है। बहुत खतरनाक इमरजेंसी होती है तो इंटेस्टिनल परफोरेशन, जी हाँ मैंने ऑपरेट करा है इंटेस्टिनल परफोरेशन के पेशेंट को, असिस्ट करा है एमबीबीएस में। मैं तो गायनेक हूं तो ये तो जनरल सर्जन की सर्जरीज होती हैं, परफोरेशन। और अगर ये हुआ और टाइम पर ट्रीट नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुई, केयर नहीं मिली, तो मृत्यु तक हो सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परफोरेशन होगा ये, परफोरेशन, परफोरेशन यानी होल, छेद, होल्स। इंटेस्टाइन से रिलेटेड है ना, तो इंटेस्टिनल होगा। निमोनिया में हम पढ़ेंगे अगर सीवियर केस होता है, हवा नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही टिश्यूज को, CO2 बाहर नहीं निकल रही, उसमें हम पढ़ेंगे लिप्स और नेल्स ग्रेइश टू ब्लूइश हो जाते हैं। सांस से रिलेटेड, ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। चलो अब इसका बचाव कैसे कर सकते हो, प्रिवेंशन क्या है बताइए। अब आप कहोगे मैम बहुत इजी है भाई, अगर ये खाने पीने से हो रही है तो खाना पीना साफ लीजिए, यानी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, हाथ धोकर खाना खाइए, सब्जियों को अच्छे से धोइए, खाने को प्रॉपर, अगर कुकिंग करनी है, बॉइलिंग करनी है तो वो करिए, एंड सैनिटेशन प्रॉपर रखिए क्योंकि ये फीसेस के थ्रू ही निकल रही हैं, तो प्रॉपर सैनिटेशन रखिए। और इसका टीका भी आता है, यानी वैक्सीनेशन भी हो सकता है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, प्रिवेंशन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बाकी सब कुछ अभी तक एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोसिस,
कैसे पता करें, कौन सा टेस्ट है जो करवाएंगे अगर हमें लग रहा है कि उस इंसान को टाइफाइड है? आप सबने जरूर शायद नाम सुना होगा, विडाल टेस्ट आता है, विडाल टेस्ट। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। विडाल टेस्ट, टेस्ट का नाम है, हम टेस्ट की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। विडाल पॉजिटिव मतलब टाइफाइड है। स्टूडेंट्स, टाइफाइड का रिलैप्स, पलट कर आना भी बड़ा खतरनाक होता है। अगर टाइफाइड में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक एक बैक्टीरिया को किल नहीं किया, बैक्टीरिया रह गया तो दोबारा से आता है और तब हमारा इम्यून सिस्टम भी फाइट नहीं कर पाता, वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। नाउ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बेटा एक बात ध्यान रखो, कोई भी बैक्टीरिया से अगर डिजीज होती है तो उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब सिम्टम में एक सिम्टम और होता है यहां पर, दैट इज ब्रैडीकार्डिया। ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं। इसमें पल्स रेट लो हो जाती है, हार्ट रेट लो हो जाती है, लो पल्स रेट। ये आप नहीं भी याद करोगे चलेगा, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये वाला सिर्फ आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो अपने को तो क्या याद रखना है, लगातार 39-40 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर रहेगा। वीकनेस हेडेक सब में होता है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड है तो भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, कब्जी होगी, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आएगा, सारे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू जाएगा। और किससे जाएगा भाई, प्लेन पकड़ के थोड़ी ना जाएगा। साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। सीवियर केस में इंटेस्टाइन में छेद कर सकता है, डेथ तक हो सकती है। विडाल टेस्ट से इसका डायग्नोसिस होता है। अब मैरी मेलोन, अब ये क्या चक्कर है भाई, ये नाम क्यों लिखा, कौन है ये मैरी मेलोन? आइए समझिएगा। मैरी मेलोन बेटा इनको एक निकनेम दिया गया है, प्यार से निकनेम्ड टाइफाइड मैरी। बड़ा मजेदार स्टोरी आपको बताती हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में हालांकि नहीं जाएंगे हम। मैरी मेलोन जो है, ये मैं फोटो लगाती हूं यहां पे, एक बहुत ही फेमस कुक थी न्यूयॉर्क में, यूएसए अमेरिका में, कुक। ये बहुत एस्टीम्ड बड़े बड़े लोगों के यहां पे खाना बनाती थी। इनके कुछ कुछ सूप तो डिशेस तो इतनी फेमस थी कि पूछो मत। पर इसकी पर्सनल हाइजीन एकदम बेकार थी, ये ढंग से हाथ वाथ धोना वो सब नहीं करती थी। इसे टाइफाइड हो गया, पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं। वो टाइफाइड इनकी फीसेस से निकलते थे, प्रॉपर हैंड वॉश नहीं होते थे, प्रॉपर कुकिंग के टाइम ये वॉश नहीं करती थी और दूसरे लोगों को टाइफाइड होता गया। बड़ी मुश्किल से फिर ये पकड़ाई आई थी कि ये करियर है टाइफाइड का, ये बहुत सारे लोगों को टाइफाइड कर रही हैं। इनका कुकिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, इन्हें जेल हो गई थी, इंप्रिजनमेंट हो गया था। उसके बाद इन्हें जब छोड़ा, ये वापस आई तो कुकिंग तो कर नहीं सकती थी, पर ये इलीगली छिपकर कुकिंग करने लगी। फिर ऐसे ही केसेस आने लग गए एकदम से टाइफाइड के एक एरिया में। फिर पता चला ये टाइफाइड मैरी जी हैं। तो ऐसे कर कर ये दिख बड़ी सुंदर रही है पर हैं बड़ी खतरनाक। सो कुक बाय प्रोफेशन, शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। ये एनसीईआरटी में दिया है, टाइफाइड मैरी जी अमर हो गई है, एनसीईआरटी में आ गई, हमारे इतिहास में अमर हो गई है। अ टाइफाइड करियर, अ टाइफाइड करियर यानी इनकी बॉडी के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया था। अ टाइफाइड करियर स्प्रेड डिजीज फॉर सेवरल ईयर्स, स्प्रेड डिजीज फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। बिल्कुल भी गूगल वूगल मत करना, टाइम पे आप वेस्ट मत करना। थ्रू द फूड शी कुक्स, थ्रू फूड शी कुक्स, जो खाना वो प्रिपेयर करती थी उसके थ्रू उन्होंने, क्योंकि खाने के थ्रू ही तो जाएगा ये, खाने पानी के थ्रू, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों में ये बीमारी फैलाई है, टाइफाइड मैरी। और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया था टाइफाइड मैरी। नाम है वैसे उसका मैरी मेलोन। ये कोई बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही खराब बात है। चलो आओ एनसीईआरटी मास्टर करते हैं, प्लीज एनसीईआरटी निकालिए अपनी। आइए टाइफाइड देखते हैं। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड डिजीज करेगा। क्लास में रट गया मेरे साथ, ह्यूमंस के अंदर ये एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू फूड एंड वाटर जो कंटैमिनेटेड है इसके थ्रू, फिर माइग्रेट करेगा अदर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड।
सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, वीकनेस और हेडेक सब में होता है। यहां कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। सीवियर केस अगर हो गया है, सीवियर केस, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन और डेथ तक हो सकती है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करेंगे विडाल टेस्ट से, बहुत क्वेश्चन आता है। मैरी मेलोन जो कुक है बाय प्रोफेशन, उन्होंने स्प्रेड करा टाइफाइड को कई सालों तक थ्रू द फूड। ये टाइफाइड की करियर हैं, इन्हें नाम दिया गया टाइफाइड मैरी। क्लास में याद हुआ या नहीं? क्लास में याद होना इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम सेकेंड डिजीज निमोनिया पढ़ेंगे, बट उसके पहले आप यहां पे देख सकते हो, यहां तक तो निमोनिया होगा। ये देखो, प्लेग का नाम एनसीईआरटी में है तो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया पूछ सकते हैं। डिप्थीरिया का नाम है तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी पूछ सकते हैं। और डिसेंट्री किससे होती है वो नाम भी पूछ सकते हैं। मैंने डिसेंट्री वाला नहीं लिखवाया ना शायद आपको, रुकिए आइए लिख लेते हैं। तो ये रही हमारी डिजीजेस, और इसमें से लेट मी मार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेग और डिसेंट्री जो है, डिसेंट्री ये होती है शिगेला, शिगेला से, बाय शिगेला। तो बेटा ये अपने को आना चाहिए, ये एनसीईआरटी में है, मैं मार्क कर देती हूं। ये बैक प्लेग एनसीईआरटी में नाम दिया है, डिप्थीरिया एनसीईआरटी में नाम दिया है, निमोनिया तो बहुत ही डिटेल में है, टाइफाइड बहुत ही डिटेल में है, और डिसेंट्री भी नाम दिया है। ये सब कुछ बैक्टीरिया से होता है, ये सब कुछ बैक्टीरिया से होता है। चल अब निमोनिया पढ़ते हैं, बट पहले इतना देखो, अपने आप रिवाइज करो। विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड एंड वाटर के थ्रू आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर केस में इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सस्टेन्ड हाई फीवर होगा 39-40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस हेडेक सब में होता है, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। प्लीज इतना नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब हम निमोनिया पढ़ लेते हैं। तो प्लीज पुट द हेडिंग निमोनिया। अभी हमने क्या देखा है? टाइफाइड, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निमोनिया। निमोनिया भी हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर पे काफी क्वेश्चंस भी आए हैं। अब निमोनिया भी किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। तो सबसे पहले हम इसका वही पैथोजन लिख लेते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब निमोनिया 2 बैक्टीरिया से हो सकता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोकस यानी स्फेरिकल, लड्डू जैसा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और एक और बैक्टीरिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। तो एक तो हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड निमोनिया, और दूसरा कौन सा वाला बैक्टीरिया है जो ये डिजीज करता है। सो बैक्टीरियल है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। अब ये कहां इन्फेक्ट करता है समझो। टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, यानी वो हमारे माउथ के थ्रू आएगा, फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड के थ्रू। पर ये हमारी लंग्स में जो एल्व्यूलाई हैं जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है उसे इन्फेक्ट करता है। सो इन्फेक्ट्स एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स। एल्व्यूलाई क्या है बेटा? जहां पर हवा भरी रहती है, यानी एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स। अब होता क्या है, ये एल्व्यूलाई में नॉर्मली आपको पता है एयर, हवा होती है, तभी तो नाम है न्यूमो, न्यूमो मतलब एयर। लेकिन अब एयर के जगह पे यहां फ्लूइड आने लग जाता है, और फ्लूइड जब आएगा तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। सो एल्व्यूलाई गेट्स filled with fluid, और इसके कारण से सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी
इन ब्रीदिंग। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि जहां हवा होनी चाहिए वहां पर तो फ्लूइड आ गया है। अब खुद सोचो कि ये ट्रांसमिट कैसे होता होगा, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सोचिए, अकल लगाइए, रटना नहीं है मेरे एक भी नादान परिंदे को। भाई अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टीन में तो खाने पीने से आ रहा है, पर ये लंग्स में जा रहा है, यानी यहां से आ रहा होगा, हम इनहेल कर रहे होंगे। यानी जो इन्फेक्टेड इंसान है उसने जब छींका, खांसा, हवा में उसके बैक्टीरिया आए, वो बैक्टीरिया या तो डायरेक्ट इनहेल होंगे या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, हमारे नाक के थ्रू गए होंगे। यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर ड्रॉपलेट्स, या इसे आप एयरबॉर्न भी कह सकते हो, हवा के थ्रू या उसकी चीजों के थ्रू, थ्रू ऑब्जेक्ट्स, थ्रू कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। बेटा जो कॉमन कोल्ड होता है, जो हमें घरों में जुकाम होता है, वो वायरस से होता है, वो भी ऐसी एयर ड्रॉपलेट से ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगा, पर वो वायरल है और वो हमारी नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, लैरिंग्स वगैरह, फैरिंग्स, वहीं तक रहता है, लैरिंग्स नॉट फैरिंग्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पर ये अंदर तक, लोअर तक, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स को क्रॉस करता हुआ एल्वियोलाई तक जा रहा है। ये मेजर डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन भी आया है। दोनों ही रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, बट कॉमन कोल्ड नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, वायरल है, ये बैक्टीरियल है और एल्वियोलाई तक जा रही है। अब सीवियर केस में क्या होगा? सीवियर, अरे नहीं, पहले सिम्टम्स तो लिखे, अभी सीवियर कहां, पहले सिम्टम्स, पहले लक्षण लिखते हैं, सिम्टम्स। बेटा सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, जो पेशेंट आकर बोलता है, और साइन का मतलब होता है जो डॉक्टर देखता है। मैं एक डिफरेंस बताती हूं। सपोज करिए एक पेशेंट ने आके बोला मुझे यहां दर्द है, तो ये सिम्टम है, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, फीवर है, पेन है, कफ है, ये सिम्टम्स हैं, लक्षण जो पेशेंट बताता है। और साइन का मतलब, उसे नहीं पता यहां दर्द है, पर मैंने टच करा और वो उचका, तो ये साइन है। तो खैर, अब क्या सिम्टम्स होंगे? मैंने आपको बताया था कि फीवर, हेडेक और थकान, यानी वीकनेस, टायर्डनेस, ये तो सब में लिख दिया करो। तो ये तीनों हमने टाइफाइड में भी लिख दिए थे और ये तीनों हमने यहां भी लिख दिए। टाइफाइड में लगातार सस्टेन 39-40 डिग्री सेल्सियस का हाई फीवर था, हाई टेम्परेचर था, ऐसा कुछ हालांकि यहां पे नहीं है। चलो अब और क्या होगा, और क्या होगा? अब देखो, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो नेचुरली बेटा सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसेंगे, छींकेंगे, मतलब जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब होंगी। रेस्पिरेशन से रिलेटेड मतलब जैसे कफ, खांसी आएगी बार बार, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगती है इसमें, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चिल्स भी होते हैं, जैसे मलेरिया में होती है ना कपकपी आना, चिल्स। तो बिल्कुल इजी है, कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो याद रहेगी, चिल्स हमें याद रख लेंगे। अब लेट कॉम्प्लिकेशंस यानी सीवियर केसेस अगर हो गए, अगर ये टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सीवियर केस हो गया बहुत ज्यादा, तो क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, टिश्यूज को O2 नहीं मिल रही, CO2 रिलीज नहीं हो रही है, यानी धीरे धीरे वो इंसान जो है वो नीला पड़ने लग जाएगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, O2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। यानी सबसे पहला असर जो है वो हमारे होठों पर आता है और नाखूनों पर आता है। लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे टू ब्लूइश, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, ब्लूइश, लिप्स एंड नेल्स ग्रे टू ब्लूइश। अब स्टूडेंट्स, इसका बचाव जो है वो भी वैक्सीन है। जी हाँ, इसकी भी वैक्सीन है, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन है, टीका आता है, और इसका ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक्स है। हालांकि ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है वो हमेशा एंटीबायोटिक से ट्रीट होती है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, जैसे विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए, ऐसा। चलिए आइए, इतनी इंफॉर्मेशन को अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं, राइट? सो लेट्स मास्टर द एनसीईआरटी।
इस डायग्राम से आपको याद रहेगा कि निमोनिया लंग्स तक पहुंचता है, जहां एयर होनी चाहिए वहां पे फ्लूइड हो जाता है, इसलिए गैस एक्सचेंज नहीं होता है, O2 कम मिलती है, CO2 एक्सेल आउट नहीं होती है। सिवियर केसेस में आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो नेल्स हैं और जो लिप्स हैं पर्टिकुलरली, वो किस तरीके से ग्रे टू ब्लूइश टर्न हो जाते हैं। आइए प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, जहां पे टाइफाइड पढ़ा है उसके ही नीचे ये रहा। चलो आओ देखें। सो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी निमोनिया डिजीज करेगा इन ह्यूमंस, जो एल्वियोलाई यानी एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग को इन्फेक्ट करता है। इस इंफेक्शन के कारण एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड, जिसके कारण रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी। पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे, फीवर तो आता ही है, हेडेक होता ही है, टायर्डनेस होती ही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, चिल्स एंड कफ होगा। अगर सिवियर केस हो गया तो ग्रे टू ब्लूइश कलर लिप्स एंड फिंगर नेल्स हो जाएंगे। ये इंफेक्शन इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स जो इन्फेक्टेड इंसान निकाल रहा है, या उसकी ग्लास यूटेंसिल्स, ये तो कुछ लिखा है ग्लास बर्तन, कुछ भी इन्फेक्टेड इंसान जो है उसकी चीजों के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगा। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया एक एक वर्ड। यहां पे अपन भी फिंगर नेल्स लिख लेते हैं, ऑफकोर्स नेल्स फिंगर्स में ही होते हैं और कहां होते हैं, ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं फिंगर नेल्स, फिंगर नेल। यहां पर हमने बैक्टीरियल डिजीजेस को कंप्लीट करा है, पढ़ी तो बहुत सारी हैं, बट उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो हमने बात कर ली। अब आइए स्टूडेंट्स हम वायरल डिजीजेस की बात करते हैं। चलो अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। वायरल डिजीजेस के लिए ये मैंने आपकी ट्रिक बना दी है। आपको पता होना चाहिए, ये होमवर्क है, अगर आपको ट्रिक हेल्प करे कि कौन कौन सी वायरल डिजीजेस हैं। हमारी एनसीईआरटी में कॉमन कोल्ड दिया है डिटेल में, और डेंगू और चिकनगुनिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ना ओल्ड में ना न्यू में, पर एनटीए ने नीट के सिलेबस में 2024 में इंक्लूड करा है, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगी। इसके अलावा और भी वायरल डिजीजेस हैं जिन्हें हमें आना चाहिए। हमारी ट्रिक है कि रूबी एक लड़की है, उसे मीजल्स का स्पॉट्स हो गए चीक्स पर सर्दियों में, तो वो पीली पड़ गई, यानी रूबी मतलब रुबेला रेबीज, मीजल्स यानी खसरा, स्पॉट स्मॉल पॉक्स चेचक के दाग हो जाते हैं, गड्ढे गड्ढे, अब पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर दी गई है। हर्पीज जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था। चिकन पॉक्स जो छोटी माता सबको बचपन में निकली होगी। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड हमारे सिलेबस में डिटेल में है। येलो फीवर। तो क्या हुआ, तो उसकी मम्मी ने बुलाया डॉक्टर डैंग को। डैंग मतलब डेंगू, ये भी हमारे सिलेबस में है। डॉक्टर डैंग ने एडवाइस करा उसकी मम्मी को कि इस लड़की को चिकन के पोर्शंस दो, चिकन। सो एड्स यानी एडवाइस यानी एड्स, मम्स बेटा हमारे जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उसे फूल जाते हैं। चिकन मतलब चिकनगुनिया, ये भी हमारे सिलेबस में है। पोर्शन मतलब पोलियो आप सबको पता है, क्रचेस लेकर चलते हैं, पैर खराब हो जाते हैं। एंड चिकन उसे इतना पसंद है कि वो 5 गुना खुश हो गई। जी हाँ, 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। हमारे सिलेबस में एड्स बहुत डिटेल में है, चिकनगुनिया, डेंगू अब नीट के सिलेबस में है, हालांकि एनसीईआरटी में कभी नहीं है, और कॉमन कोल्ड है। ये 4 डिजीजेस हैं जो हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आपको हेल्प करे तो आप लिख लीजिएगा। चलिए अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉमन कोल्ड जिसे जुखाम कहते हैं, जुखाम, ये वायरस से होगी। क्या है इस वायरस का नाम? राइनो वायरस। सो इसका पैथोजन है बेटा राइनो वायरस। एक्चुअली राइनो का मतलब होता है गेंडा नहीं, नाक, नोज के लिए राइनो वर्ड यूज करते हैं। जैसे नोज के इन्फ्लेमेशन को राइनाइटिस कहते हैं, राइनो का मतलब ही है। तो इट इज अ राइनो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इस वायरस में। आपको पता है ना, वायरस के अंदर एक प्रोटीन कोट होता है और एक अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो इसके अंदर आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइनो वायरस, यानी ये वायरल डिजीज है, वायरल। अब ये नोज को इन्फेक्ट करती है,
हमारी नाक में जुकाम होता है, इनफेक्ट नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पर बेटा लंग्स के एल्व्यूलाई तक नहीं जाती है। एल्व्यूलाई तो लास्ट पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट। पहले नोज, नेजोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्व्यूलाई आता है। एल्व्यूलाई को अफेक्ट नहीं करती, और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है निमोनिया और कॉमन कोल्ड के। सो डू नॉट इन्फेक्ट एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स। लंग्स तक नहीं पहुंचती है ये बीमारी। जुकाम तो आए दिन अपने को होता ही रहता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं अपन, राइट। नाउ इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पहले वो बात करते हैं। सो इन्फेक्ट नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पर डू नॉट इन्फेक्ट लंग्स। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, वही जो निमोनिया का है भाई, सिंपल सी बात है। यानी ये भी जो इन्फेक्टेड इंसान है वो जब छींकेगा, खांसेगा, तो या तो डायरेक्ट इनहेल करेंगे उसके एयर ड्रॉपलेट्स को, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू होगा। तो बिल्कुल इजी है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया है। एयर बॉर्न बोलो या एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू बोलो, एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और हवा में कहां से आया है ये सब कुछ, ऑब्जेक्ट्स पे कहां से आया है, इन्फेक्टेड इंसान की स्नीजिंग से, कफिंग से, टॉकिंग से, उन सब से, इसीलिए मास्क बोलते हैं लगाइए। अब कॉमन कोल्ड जो है, इसके लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स। अब देखो बेटा, इसके एनसीईआरटी के सिम्टम्स आपको याद कराती हूं मस्त तरीके से, समझा के आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं आपसे हमेशा क्या बोलती हूं, फीवर, हेडेक और थकान, ये तो सब में लिख दो। तो फीवर, हेडेक और टायर्डनेस तो मैंने लिख ही दिया। अब क्या होता है जुकाम में, देखो या तो नाक बंद हो जाती है पूरी, या नाक बहने लगती है, यानी नेजल कंजेशन, नाक भर गई पूरी, एंड डिस्चार्ज, या नाक बहने लग जाती है, डिस्चार्ज होता है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। अच्छा, और क्या होता है, खांसी भी आती है, खांसी यानी कफ। फिर गले में दर्द होता है और आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी, होर्सनेस, होर्सनेस जिसे बोलते हैं ना, खराश हो जाना ये हो जाना, और सोर थ्रोट मतलब गला खराब हो जाना, गले में दर्द होना, ये है पेन होना थ्रोट में, पेन, और ये है होर्सनेस, हैवी वॉइस हो जाना, खराश जिसको बोलते हैं, खराश हो जाना, खराश, आवाज भारी होना। तो बिल्कुल इजी है, फीवर, हेडेक, टायर्डनेस तो हम सब में लिखते हैं। यहां पर नाक या तो बंद हो जाती है या बहने लगती है, खांसी होगी, आवाज भारी होगी, गले में दर्द होगा, है ना, कितना इजी। देखो बस हो गया कॉमन कोल्ड। आ जाओ आपको दिखाती हूं, चलिए देखिए, एनसीईआरटी ओपन करिए। नाउ एनसीईआरटी के अंदर वायरसेस भी डिजीज करते हैं। पहला है कॉमन कोल्ड, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। यहां रेस्पिरेटरी से मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या हैं, नाक बहने लग जाएगी या डिस्चार्ज, कंजेशन हो जाएगा, देन कफ आएगा, आवाज भारी होगी, गला खराब होगा, हेडेक, फीवर, टायर्डनेस सब में लिखते ही हैं। जनरली कैसे होगा ये, ड्रॉपलेट्स आएंगे, एयर ड्रॉपलेट्स, कफ या स्नीजेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या तो डायरेक्टली इनहेल कर देंगे या ट्रांसमिट होंगे थ्रू कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सच एज पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। सो इनहेल्ड डायरेक्टली और थ्रू कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जनरली आपने जुकाम देखा होगा 3-4-5 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। बेटा वायरस के ट्रीटमेंट में कभी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। एक मजेदार बात आपको बताती हूं, जनरली लोगों को जुकाम होता है और वो एंटीबायोटिक टैबलेट ले लेते हैं, ये गलत है। वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन होती है, बट वो भी यहां नहीं दी जाती है, ये अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इट लास्ट 3 to 7 days।
और घर में एक को जुकाम होता है तो सबको हो जाता है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीजेस, एलिमेंट मतलब डिजीजेस, आइए इस बात को लिखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस, लेट्स राइट दैट इट यूजुअली लास्ट 3 to 7 days, 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। और दूसरा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है, ट्रांसमिट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब बेटा बीमारी, डिजीजेस इन ह्यूमन। तो इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं, हमें पता है घर में एक को जुकाम होता है तो सबको हो जाता है, 3 से 5 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, मास्क यूज कर सकते हैं आप अगर एक को जुकाम हो ताकि दूसरे में ना फैले। तो एरोड्रॉपलेट्स मतलब या तो डायरेक्टली भी इनहेल हो सकते हैं, इनहेल्ड डायरेक्टली या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, कफ और स्नीजेस के थ्रू आएंगे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर है? चलो इसको एक बार नोट करो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए आज की क्लास में हम इतनी ही पढ़ेंगे, ये मलेरिया हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार थी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने सबसे पहले बात करी कि हेल्थ क्या है, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, ये जो थ्योरी थी ना कि हमारी हेल्थ का मतलब है कि बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स, वात पित्त कफ का जो बैलेंस है, जो हमें आयुर्वेदा ने या ग्रीक हिपोक्रेट्स ने दिया था, इसी को बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते हैं, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और इसी को डिसअप्रूव किया था विलियम हार्वे ने। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस मतलब ह्यूमर यानी फ्लूइड्स बैलेंस में होने चाहिए, गुड मतलब अच्छे, मतलब बैलेंस में होने चाहिए। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन थी कि ऐसे इंसान जिनमें ब्लैक बाइल होता है, मतलब बाइल से रिलेटेड जो है, उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है और उन्हें बुखार ज्यादा आता है। हालांकि इन पॉइंट्स पे कभी पूछा नहीं गया है। तो हमने बात की थी कि बहुत टाइम तक ऐसा मानते थे, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को मानते थे, यानी बैलेंस होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स यानी ह्यूमर्स का। विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की भी डिस्कवरी की है, उन्होंने इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया था। फिर हमने बात करी कि एक्चुअली हेल्थ इज अ total well-being of physical, mental and social well-being, not just absence of disease or physical fitness. जितने हेल्दी पीपल होंगे उतना मोर एफिशिएंट एट वर्क होंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, उतनी लाइफ होगी और उतना इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी कम होगी। फिर हमने बात की कि हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है, पर्सनल हाइजीन, योगा, एक्सरसाइज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वेक्टर्स का कंट्रोल होना, फूड एंड वाटर रिसोर्सेस को अच्छे से मेंटेन करना और टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। फिर हमने बात की कि हेल्थ अफेक्ट होती है जेनेटिक्स बाय बर्थ, जो हमारे हाथ में नहीं है, infectious diseases which are transmitted from one person to another, and lifestyle, that means the food, the water, the rest, the exercises, the habits which we have or which we don't have. फिर हमने बात की कि कोई भी फिजिकल मेंटल वेलबींग में अगर गड़बड़ है, डिफॉर्मिटी है, तो बीमारी है, डिजीज है। और डिजीज की स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। इट मे बी अ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, फंजाई एक्सेट्रा। फिर हमने बात की कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मल वाइटल फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करेगा और मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज करेगा। पर अगर पैथोजन को सरवाइव करना है होस्ट में, दे हैव टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट विद इन होस्ट। यानी अगर स्टमक के अंदर रहना है, गट में रहना है, तो लो पीएच ऑफ स्टमक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेजिस्ट करना पड़ेगा। फिर हमने बात की जब इंफेक्शन हुआ तब से लेके जो पहला सिम्टम आएगा उस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कंजेनाइटल या जेनेटिक डिजीजेस सिंस बर्थ है, बट आफ्टर बर्थ होती है एक्वायर्ड डिजीज। इफ इट इज ट्रांसमिटेबल इट इज इन्फेक्शियस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कंटेजियस, नॉन डायरेक्ट से किसी एजेंसी के थ्रू, एयरबॉर्न, फूड वाटर से तो नॉन कंटेजियस। इसमें जानलेवा फेटल है एड्स।
नॉन इन्फेक्शियस में डेफिशिएंसी, डिजेनरेटिव, एलर्जी, ऑटो इम्यून, कैंसर, एडिक्शंस एक्सेट्रा। इन्फेक्शियस डिजीज कैसे कैसे फैलेंगी? अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है तो कंटेजियस, वरना एयर ड्रॉपलेट से, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू, या फूड एंड वाटर कंटैमिनेशन के थ्रू। बैक्टीरियल डिजीज के अंदर हमें डिटेल में टाइफॉइड और निमोनिया पढ़ना था, बट हमारी एनसीईआरटी में प्लेग वर्ड दिया हुआ है, यर्सीनिया पेस्टिस इतना आना चाहिए, डिफ्थीरिया दिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया आना चाहिए, और डिसेंट्री दिया है जो शिगेला से होती है, इतना आना चाहिए। और फिर हमने बात करी थी कि डिसेंट्री क्या है, वो भी समझ लिया था। अब हम इसके बाद में सीधे आ गए थे टाइफाइड पर। टाइफाइड के अंदर हमने बात की साल्मोनेला टाइफी, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है तो फूड एंड वाटर के थ्रू पहुंचेगा, अदर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड माइग्रेट करेगा। फीवर, वीकनेस, हेडेक हम सब में लिख देंगे। ये डाइजेस्टिव डिजीज है तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होना, ये सारे लक्षण सिम्टम्स आएंगे। सीवियर केस में इंटेस्टिनल परफोरेशन, डेथ हो सकती है। विडाल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और मैरी मिलोन, जिन्हें टाइफाइड मैरी बोलते हैं, कुक बाय प्रोफेशन, टाइफाइड करियर, उन्होंने सेवरल ईयर्स तक इस डिजीज को जगह जगह फैलाया था। फिर हमारी निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से होगा, ये सीधे एल्विलाई ऑफ लंग्स तक जाएगा, वहां फ्लूइड भर जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। अगेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट इनहेलेशन एयर ड्रॉपलेट्स का या थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू एयर में आए हैं, ये दोनों ही बैक्टीरियल है। इसमें भी फीवर, हेडेक, टायर्डनेस लिख दो। यहां पर कफ, चिल्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, और सीवियर केस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रे टू ब्लूइश होंगे क्योंकि ऑक्सीजन कम पहुंच रही है और ज्यादा जो है CO2 इकट्ठा हो रहा है बॉडी में। फिर हमने बात करी कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो राइनो वायरस से होगी। ये नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेंगे, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। ये भी वही वैसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जैसा निमोनिया है। यहां पर भी फीवर, हेडेक, टायर्डनेस तो हम लिख ही देंगे। यहां पर नोज, नेजल कंजेशन या डिस्चार्ज होगा, साथ में कफ होगा, होर्सनेस होगी, और गले में दर्द यानी सोर थ्रोट हो जाएगा। ये 3 to 7 डेज लास्ट करती है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस एलिमेंट्स इन ह्यूमंस है। आइए, बिल्कुल रिवाइज हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं, करिए ट्राई। आपको पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। एक इन्फेक्शियस डिजीज जो जानलेवा है, देखो इन्फेक्शियस तो ये भी है कॉमन कोल्ड, पर ये जानलेवा नहीं है, ये है एड्स। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर है। Now, typhoid fever is caused by Salmonella typhi. Now, which is not a bacterial disease. बेटा पोलियो वायरल है, चिकन पोर्शन, चिकनगुनिया एंड पोलियो ये वायरल है, बाकी ये सारी बैक्टीरिया से होती हैं। सो पोलियो। नाउ साल्मोनेला टाइफी स्प्रेड्स थ्रू। अब भाई इसे इंटेस्टाइन में आना है तो खाने पीने से ही आएगा, एयर से, फिजिकल टच से, सेक्सुअल कांटेक्ट से कैसे आएगा बेटा? लॉजिकल बात है, अक्ल की बात है ये सारी। नाउ सस्टेन्ड हाई फीवर, इंटेस्टिनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस, ये सब किसके सिम्टम्स हैं? टाइफाइड के। नाउ विच टेस्ट इज परफॉर्म टू कंफर्म टाइफाइड फीवर? 100% विडाल टेस्ट रटा होना चाहिए जबान में। निमोनिया कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो अब यहां पर एक्चुअली ऑल आ जाएगा, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं। नाउ विच पार्ट ऑफ लंग इज इन्फेक्टेड इन निमोनिया? निमोनिया में एल्वियोलाई तक इंफेक्शन जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नोज कॉमन कोल्ड में इंफेक्ट होती है। नाउ लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन सीवियर केसेस। बेटा नेचुरल सी बात है, निमोनिया में होगा क्योंकि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट? समरी अभी मैं आपकी बना दूंगी। तो अब मेरे प्यारे नादान परिंदों, आपको होमवर्क क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपको आज के टॉपिक के क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में है वो आप देख सकते हैं, और प्लस आपको आज का लेक्चर अच्छे से लर्न करना है। लर्न लेक्चर 1, इसकी एनसीईआरटी आप खुद से भी रीड करेंगे, मैंने तो मार्क करवा ही है आपको। इसकी डीपीपी भी आप सॉल्व करेंगे, एंड आपको एक वर्क और करना है। मैंने आपको पीवाईक्यू लेक्चर डलवाया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, इसे आप सॉल्व करेंगे।
रिप्रोडक्टिव। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, हार्डली 15 से 20 मिनट्स लगेंगे। आप जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे और फिर प्ले कर कर देखोगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, और वैसे ही सॉल्व किया है क्या जैसे मैंने करवाया है। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी लेक्चर, पॉडकास्ट लेक्चर भी डलवाया है, पर वो अभी नहीं करना है। आज आपको ये और प्लस PYQ लेक्चर ही करना है, राइट? सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐप पे अपने डाउट्स भेज देना और कैसा लगा मुझे बताना। बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।